वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। और अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या स्टडी करने वाले इसमें देखिए, हम लोग चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 को स्टडी करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 4.2 में एक्चुअली है क्या, तो उसको समझते हैं। देखिए इधर देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आज तक हमने क्या मेथड सीखा था, तो आंसर है आज तक हमने सीखा था स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म। उसी को हम फैक्टर मेथड कहते हैं, क्योंकि लास्ट में उसमें दो फैक्टर्स बनते हैं, फिर 1 बाय 1 आप 0 रखते हैं और फिर आंसर निकल आता है रूट्स का, है ना, जीरोस आते हैं यानी रूट्स आते हैं। सेकंड मेथड होगा मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ये बिल्कुल नया है ना, और सीबीएसई ने अब इसे सिलेबस से आउट कर दिया है, बट मैं कहूँगा ये सीखना जरूरी है। सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर मेथड नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना कैसे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बना कैसे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना कैसे, दोनों इसी के नाम होते हैं, वो हमको समझ में नहीं आएगा, एक डेरिवेशन जिसको कहते हैं। और क्लास 11 में हम मैथ्स लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे लाइंस वाला चैप्टर। लाइंस वाले चैप्टर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़ जाती है। सर्किल का इक्वेशन होता है, कंपेयर करके उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के निकालने होते हैं, तो वहां पे हमको परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो स्किप नहीं कर सकते भाई, सीखना तो हमको पड़ेगा। ठीक है ना, वो अलग बात है सीबीएसई क्वेश्चन एग्जाम में हमको ऐसा क्वेश्चन ना दे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना ये भी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज जो एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यानी फैक्टर मेथड। तो लेट्स बिगिन, है ना, ये आपके नॉलेज के लिए था कि धीरे धीरे हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म तो आप सभी लोगों को आता ही है ना, तो कोशिश करते हैं कि अगर कुछ नया हम इसमें जान पाए तो। देखिए फर्स्ट पार्ट था, उसने बोला फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टर मेथड, और फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ रही कहानी। ठीक है, कुछ नहीं करा, गिवन नोट कर लिया। अब a इंटू सी, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का इंटू करते हैं, कितना आएगा, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट का -10, कितना आया -10। -10 के फैक्टर खोल लेंगे। देखो -10 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, -1 इंटू 10 और बताओ 1 इंटू -10, ये भी हो सकता है नहीं हो सकता, हाँ सर हो सकता है। और इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, -1 इंटू 5 इंटू 2 और 1 इंटू -5 इंटू 2 और 1 इंटू 2 इंटू -5। ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है। बात आ रही है समझ में? हाँ आ रही है सर। ठीक है, अब कितना बनाना है, इनको एड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 3 लाना है। तो देखते हैं इन दोनों से आ सकता है क्या, माइनस का 3, 5 प्लस 2 नहीं आएगा, 5 माइनस 2 ये भी नहीं आएगा, है ना, 5 माइनस 2 ये भी नहीं आएगा। इन दोनों को चेक कर लेते हैं, कर ले। ये सेम कैसे होगा अभी, सॉरी, यहाँ पे +5 और यहाँ पे -2, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। -2 + 5 करके कितना आएगा, 3 नहीं बन रहा है, और -5 इनसे तो नहीं बन पा रहा है ना, और इससे -5 + 2 = -3, इससे बन रहा है, देखो बन रहा है, और -5 × 2 -10 भी बन रहा है। ठीक है, तो मिल गया हमें हमारा जवाब, है ना। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखो -3 को हमने कैसे तोड़ा, -5 + 2 x और पढ़ लो इसके साथ, सो -5x + 2x -10 = 0। ठीक, अब क्या था अगला स्टेप, पेयरिंग। इन दोनों में क्या कॉमन, देखो x, अंदर कितना बचा, x -5, इन दोनों में क्या कॉमन, सेम, वैसे भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ मुझे x दिखाई दे और यहाँ 5, तो मीन्स दोनों से 2 कॉमन लेना है, वो भी प्लस का, +2x -5 = 0। सो हेंस इट विल बी x -5 कॉमन दोनों टर्म्स में। देखिए इस टर्म में भी x -5, इस टर्म में भी, अंदर क्या बचता है, x + 2 = 0। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। अब कुछ नहीं करना, अपना वही, इफ x -5 = 0 then x = 5 and if x + 2 = 0 then x = -2। सॉरी, ठीक है, आजकल जुकाम लग रही है।
दिन में गर्मी हो रही है, रात को ठंड हो रही है, तो पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सो रूट्स आर 5, -2, ये हो गया सॉल्यूशन। आई बात समझ में, बड़ा आसान सा है, कुछ भी नहीं है, वही सब है जो हम पहले करते आ रहे हैं। तो आप इस पार्ट को, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रेस कर रहा हूँ, फिर कोई और पार्ट देखते हैं जो थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट सा लगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थोड़ा सा रूट था तो उससे मैंने ले लिया, सेकंड छोड़ दिया, सेकंड आप लोग कर लेंगे बड़े इजीली, है ना। 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस माइनस करके 1 आए, आप लोग सोच सकते हैं, आराम से सोच सकते हैं ना। 4 3 × 12 है ना, और 4 - 3 1 भी हो जाएगा। तो सेकंड आप कर लेंगे, मैं थर्ड ले रहा हूँ। थर्ड में देखते हैं, गिवन इक्वेशन को नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन में पहले। √2x² + 7x + 5 √2 = 0, है ना। अब क्या करें, देखो आपको बताया लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट कितना है, √2, और लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म कितना है, 5 √2। दोनों का इंटू करो, 5 × √2 5, √2 से √2 इंटू हो जाएगा, कितना बनेगा 2, और इंटू 5 यानी 10। तो 10 के ऐसे दो हमको फैक्टर ढूंढने जिनको प्लस माइनस करके 7 आ जाए, है ना। तो आगे होगा आपको 5 और 2, 5 2 = 10, 5 + 2 7, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हो गया इतना काम, तो अब आगे कर लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगा, प्लस इसको 5x, कैसे लिखना चाह रहे हो, चलो पहले 5x से लिख देते हैं। 5x + 2x + 5 √2 = 0, है ना। अच्छा लिखना चाहो तो लिख लेना यहाँ पे बाय फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से बेटर है बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म, हम लिख सकते हैं, है ना। चलो छोड़ो, क्या लिख रहा है ना, नहीं लिख रहे, मर्जी हमारी है, नहीं लिख रहे। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन, x, और तो कुछ है नहीं, यहाँ बचेगा √2x + 5। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ये सही तब होता है जब इनमें भी यही चीज कॉमन आए। तो समझो यहाँ पे कितना है, देखो 2x, और मुझे इसमें क्या दिखना चाहिए, √2x दिखना चाहिए, ऐसा है। यहाँ कितना है, +5 √2, और मुझे कितना दिखना चाहिए, 5। तो साफ साफ समझ में आ रहा है बॉस कि यहाँ से √2 कॉमन लेना, तो इससे भी √2 आना चाहिए। तो आ सकता है, देखो 2 कैन बी रिटन एज √2 × √2, यहाँ पे भी तो करा था मैंने, हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। तो ठीक है, तो √2 हमने कॉमन ले लिया प्लस का, तो यहाँ कितना बचा, √2x + 5 = 0। क्लियर, ये स्टेप होना चाहिए, है ना। दोनों में √2x + 5 कॉमन, और अंदर बचेगा x + √2 = 0। अब क्या, अच्छा मुझे एक बार बता सकते हो कि अब मैं लिखता हूँ if इसको 0 रखता हूँ, फिर if उसको 0 रखता हूँ, ऐसा क्यों, दोनों को एक बार 0 क्यों रखते हैं। बताया था मैंने स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल पढ़ाते समय, जब हमारे पास इस तरीके का आया था जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, अल्फा बीटा। नहीं अगर आपको ध्यान है तो उस वीडियो में जाके देखो, है ना। मैंने तब कहा था कि बार बार मैं पूछूंगा आपसे। सो इफ √2x + 5 = 0, देन x = डायरेक्ट शॉर्टकट कर दे, -5/√2, ठीक है। एंड इफ क्या था, x + √2 = 0, देन x = -√2, ठीक है जी। आई बात समझ में, हो गया, लिख लेगा वही फिनिशिंग लाइन, क्लोजिंग मास्टर स्ट्रोक। सो क्या लिखेंगे, सो रूट्स आर -√2 एंड -5/√2, ठीक है। कहानी समझ में आ गई, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये थर्ड वाला हमारा पूरा होता है, ठीक। अब एक फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे इस फोर्थ वाले को देख करके मैं कुछ वो चीज़ बताऊंगा जो हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में देखी थी, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ क्या दिया, देखो इक्वेशन 2x², ठीक, -x + 1/8 = 0, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मैं a × c कर लूँ कितना आएगा, 2 × 1/8, वो कितना बचेगा 1/4,
और फिर हमसे बोला जाएगा 1/4 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करके -1 आता है। बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सोचो, तो क्या करेंगे? अब क्वेश्चन तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो थोड़ी सी इक्वेशन हमारी सही बन जाए, है ना, थोड़ी सी इक्वेशन सही बन जाए, ये हम सोचेंगे। अब सोचते हैं, देखो तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो पहले इस इक्वेशन को नोट कर लेता हूँ, गिवन को 2x² - x + 1/8 = 0, और यहाँ 8 को एलसीएम ले लेता हूँ। 16x² - 8x + 1, सही है, ठीक है। और इस एलसीएम को भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो ऐसे 1/8। अब याद आया होगा कि सर ने एक चीज़ बताई थी कि सर मान लीजिए ऐसा आ रहा है x² + 3x - 5, और यहाँ पे सर k लगवा देते थे और फिर बोलते थे k लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, आप चाहें तो ये आंसर दे दें चाहे k के साथ दे दें, और वेर k = हम बता देते। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1/8 है, ठीक है। तो ये तो हम पहले भी समझ चुके थे ना कि आंसर तो सेम ही आता है, मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया भी था। ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, खत्म। तो हमारे पास इक्वेशन बचती है 16x² - 8x + 1 = 0, ठीक है। आई कहानी समझ में? ठीक आई। अब a × c सोचना है, सोचो जरा, सोचो शाबाश। a × c कितना होगा? 16 × 1, ठीक। 16 के फैक्टर 2 8 × 16 बन सकते हैं, 4 4 × 16 बन सकते हैं, 4 × 2 × 2 बन सकते हैं, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए? -8। सोचो जरा, 2 मिनट सोच लिया होगा, है ना। बताओ कुछ बना? नहीं सर ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा। 16 × 1 के फैक्टर 16 के हो गए 4 4, और तोड़ लिया सर हमने 2 × 2 × 2 × 2। अब इनसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है। बन रहा है क्या? देखो नहीं बन रहा। 4 4 बन रहा है? हाँ बन रहा है सर। क्या बन रहा है? देखो ध्यान से सुनो, 4 4 × 16, ठीक है। किसका चाहिए? प्लस का, ठीक। और भी तो हो सकता है 16 -4 × -4, ये भी तो प्लस का 16 होता है, हाँ होता है। साथ में माइनस का 8x चाहिए, कितना चाहिए? -8x, -8 पबजी वाला को ला गया 8x, लगाओ उड़ाओ टारगेट पे, है ना। -4 + -4 ये कितना बनाएगा? -8, तो करेक्ट है ना। तो -4 × -4 इसके फैक्टर हो गए, तो हो गया अब तो काम हमारा। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, 4x कॉमन, यहाँ बचा 4x - 1, और आपको पता है यहाँ भी ऐसा ही बचना चाहिए, बट डिफरेंस क्या है? देखो साइन अपोजिट, यहाँ प्लस का 4x है, यहाँ माइनस का 4x है, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है। और मैंने बताया था जब भी कभी ऐसा होता है कि साइन बिल्कुल अपोजिट होते हैं तो माइनस से माइनस वाली चीज़ कॉमन ले लेते हैं ना। तो वो चीज़ है क्या? इसमें कुछ भी नहीं है, 1, सिर्फ 1 कॉमन है ना, सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बी -1 × 4x - 1। अच्छा यहाँ से मत सोच लेना कि सर आपने 1 कॉमन ले लिया तो अंदर 1 कैसे बचा। अरे भैया इस बात को समझ लो, 1 को मैं 1 × 1 लिख सकता हूँ, एक और बात जितने 1 चाहे उतने ले सकता हूँ ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ इसमें कंफ्यूज मत होना। स्टूडेंट लाइफ में मैं हो जाता था, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता रहता हूँ कि मैं भी हो जाता था कई बार, है ना, कि अरे क्या हो गया अचानक से, फिर पूछने में शर्म आती थी कि पूछूंगा तो टीचर क्या बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पूछो यार, है ना, तभी तो आएगा, समझ में आएगा। चलो दोनों में कितना कॉमन? 4x - 1, और अंदर कितना बचा? वाह सर 4x - 1, इसका मतलब ये 4x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा था, बट हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इस तरीके से करा। सो वही, इफ 4x - 1 = 0 देन x = 1/4, ये आया। दूसरे को रखूंगा तब भी ये आएगा। सो यही फैक्टर हो गए। सो zeros are 1/4, 1/4, ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो एक चीज हमको यहाँ पे क्या पता चली कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है मतलब एक जैसे, याद रखना इस बात को, क्योंकि जब हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे तो वहां ही बड़ा काम आएगा। इससे पहले वाली के रूट्स डिफरेंट थे, है ना, कुछ अलग अलग थे। इस वाली के इक्वल आ गए, इस वाली के इक्वल आ गए। दो चीज़ें तो हमने अभी देख ली है।
तो इन्हीं को बेटा नेचर ऑफ द रूट्स बोलते हैं कि रूट्स डिफरेंट आएंगे, कि रूट्स इक्वल आएंगे, कि रियल रूट आएगा ही नहीं। 3 केस बनेंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो उस टाइम में और डिटेल से बताऊंगा, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके रिमेनिंग पार्ट आप कर लीजिएगा, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। वर्ड प्रॉब्लम है और हमको क्या करना है, इसको स्टेटमेंट को रीड करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर इसके बाद सॉल्व कर लेनी है ना। तो ऐसा करेंगे, सॉल्व आप लोग कर लेना, मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, और अगर किसी को नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं फिर सॉल्व भी कर लूँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। बोल रहा है कि जॉन और जीवंती के बारे में बात हो रही है। टोटल दे हैव 45 मार्बल्स। वेरी गुड। जॉन और जीवंती के पास मार्बल्स है, कितने हमको नहीं पता, जॉन के पास कितने जीवंती के, बट टोटल 45 है ना। तो ये कुछ जॉन के पास होंगे, कुछ जीवंती के पास होंगे, ये जॉन का पार्ट हो गया, ये जीवंती का हो गया। कह रहा है जोड़ करके कितना आना चाहिए, 45 मार्बल्स है ना, यानी मार्बल्स हैविंग जॉन एंड मार्बल्स हैविंग जीवंती इक्वल्स टू 45 मार्बल्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 हटा दिए, दोनों के 5 कम हो गए। तो जितने भी थे इसके पास, इसमें से 5 माइनस कर लो, और जीवंती के पास जितने थे इसमें से 5 माइनस कर लो। और आगे बोल रहा है देन द प्रोडक्ट बिकम्स, कितना हो जाता है, 124। तो इसका जो प्रोडक्ट है भैया वो कितना हो जाता है, 124, ठीक है। और आपको कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल विच दे एक्चुअली हैव। एक्चुअल में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे वो आपको बताना है। तो यही चीजें तो हमको फाइंड आउट करनी है, समझ में आ रही है बात, ठीक। अब ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता तो मैं एक को x पढ़ लेता, एक को y, बट आपको पता है ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया है ना। तो y तो ले ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो क्या करेंगे। मैं एक टेक्निक बताता था, दोनों में से जो छोटा उसे x मान लो। यहाँ पे तो मुझे भी नहीं पता दोनों में से छोटा कौन है, तो किसी भी एक को x मान लो। जॉन के पास x मार्बल्स मान लीजिए, तो देखो जीवंती के पास कितना बचेगा, 45, ये इधर चले जाएगा -x। समझ में आई कहानी, आई? हाँ सर आई, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। लेट जॉन हैज x मार्बल्स ओरिजिनली जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, x मार्बल्स। देन गिवन में क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन प्लस, ये रेस करना पड़ेगा ना, जगह कम पड़ रही है, प्लस नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती इज इक्वल्स टू 45 था, हाँ 45 था, है ना, ठीक। सो जॉन के मार्बल रख दो x, तो डायरेक्ट लिख लो, चलो। सो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, जीवंत हो गया, लड़का बन गया था, जीवंती इक्वल्स टू 45 माइनस x, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है। देन क्या बोला था उसने, फाइन डायरेक्ट कर ले, चलो डायरेक्ट कर लेते, हम समझ तो गए थे। उसने बोला था इफ बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, जॉन के पास कितने थे x, कितने हो गए कम, 5, x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस x, इसमें से भी 5 कम हो गए, तो इनका प्रोडक्ट कितना आता है, कितना बोला था उससे, 124, ठीक है, 124, इतना ही तो आएगा, मतलब मैं आएगा क्या उसने बोला है, ठीक है। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये बनेगा x माइनस 5, और ये कितना बन जाएगा टाइम्स 45 माइनस 5, कितना बचा 40, दिस विल बी 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, इसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कितना आएगा देखो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड प्लस 5x इक्वल्स टू 124, ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 40x प्लस 5x प्लस 45x, हम लोग कुछ नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, एंड दिस विल बी माइनस 200 माइनस 124, इधर आ जाएगा तो माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, हाँ ठीक है। एक चीज और देखो, एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को -1 से इंटू कर देते हैं, -1 से इंटू कर देते हैं, बट उसको लिखते नहीं है तो डायरेक्ट कर देते हैं। -1 से इंटू करने में सबका साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, दिस विल बी -45x एंड दिस विल बी +324 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -0 तो होता नहीं है, 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये तैयार हो गई हमारी इक्वेशन। अब आप क्या करना है, इसमें फैक्टराइजेशन करना है इसका। ठीक है, फैक्टर मेथड लगाना और आपको मिल भी जाएंगे, है ना, आपको बड़ी आसानी से फैक्टर मिल जाएंगे, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है जो आपको लग रहा होगा, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना नंबर ऑफ मार्बल्स ईच। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पर। बहुत ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है ना, जो कि टॉयज बनाती है, खिलौने बनाती है। ठीक, फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल्स टू number of toys is equals to is obtained by subtracting number of toys produced on that day from 55। ठीक है, क्या बोला उसने, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय यानी कॉस्ट ऑफ अ टॉय इज ऑब्टेन्ड कैसे ऑब्टेन करना है बता रहा है, number of toys produced on that day is subtracted from 55। ये बोला इसने, है ना। ये कह रहा है कि एक टॉय की कॉस्ट निकालनी होगी तो आप क्या करो, उस दिन जितने टॉय बने, मान लीजिए उस दिन बने 20 टॉय, है ना, 20 टॉय बने, तो 55 में से 20 टॉय माइनस कर दो, 35 आ जाएगा और ये एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी, है ना, ये एक टॉय की कॉस्ट है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है पहली चीज। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है, आई ना समझ में। ठीक, अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है, देखो दूसरा बोल रहा है, अच्छा हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, अच्छा एक और स्टेटमेंट दिया, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी दे दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रहा है ₹750, इतना प्रोडक्शन का कॉस्ट था। ठीक है, ठीक, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था, ₹750। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलो सर ये निकालना है तो इसको x मान लेंगे, बहुत बढ़िया। इसका क्या करोगे, इधर क्या है रुपीस और ये क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझो अगर मैं एक पेन बनाता हूँ, एक पेन है ना, और इसकी कॉस्ट है ₹10। ठीक, तो अगर मुझे 20 पेन बनाने हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी बताओ, 20 × 10। क्या करा हमने, नंबर ऑफ पेन्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये तो करा, नंबर ऑफ पेन्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ अ पेन। इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनेगी, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ अ टॉय, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ अ टॉय। बात समझ में आई, जल्दी बता दो भैया, आई बात समझ में, हाँ सर आई, ठीक है सर, तो आगे कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें, कर ले स्टार्ट। ठीक है, सो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि उस दिन एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ अ टॉय, ये तो गिवन था, कॉस्ट ऑफ अ टॉय कितनी होगी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है ना, सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है, चलो यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। ऑल्सो मतलब साथ में और भी उसने कुछ दिया है, क्या दिया है देखो, इसको देखते हैं। ऑल्सो क्या दिया उसने, बताओ। उसने दिया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या यही लिख लेते देन
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे हिसाब से मतलब x के टर्म में क्या बनेगी, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वन टॉय इंटू नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। कितना हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट यहां लिख देता हूं, बट गिवन, कितना गिवन है 55 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू ₹750। ट्रांसपोज कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55, कुछ गड़बड़ हो गई, एक्स भी आया था ना यहाँ पे, हाँ ये लिखना भूल गए, 55x प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए एक्स स्क्वायर, तो बना लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, ठीक, दिस विल बी माइनस 55x एंड दिस विल बी प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में, 55 था क्या, हाँ ठीक है, प्लस 750। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से, आपके पास फैक्टर बन जाएंगे, है ना। ये 25 का मल्टीपल है, 25 इंटू 30, देखो साफ साफ दिख रहा है, 25 इंटू 30 और 25 इंटू 30 को जोड़ेंगे तो 55 भी आपके पास आ ही जाएगा, है ना। तो -25 इंटू -30 इसके फैक्टर हो जाएंगे, आप स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाना और पूरा सॉल्व कर लेना। समझ में आया? यस सर, तो नोट कर लो, है ना, मैं नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करता हूँ। नोट हो गया? हाँ सर हो गया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, हाँ 3 है। 3 बोल रहा है फाइंड आउट टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 और क्वेश्चन खत्म। फाइंड आउट टू नंबर्स, मुझे क्या बताओ क्या नंबर है, लो एक ये रहा और एक ये रहा, सच दैट देयर सम इज, कितना इनका सम 27 एंड प्रोडक्ट, वाह वाह वाह, प्रोडक्ट भी दे दिया उसने, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, कितना बोला, प्रोडक्ट कितना है 182। अब हम लोग क्या बना रहे हैं बता दो। अच्छा, बहुत सारों के मन में आ रहा होगा ना कि सर लीनियर इक्वेशन, अच्छा सुनो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से करना चाहिए या फिर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना चाहिए। तो चलो मान लो मेरे साथ धोखा हो जाता है, मैं सोचता हूँ अभी तो सबको पता चल रहा होगा कि चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हर क्वेश्चन एक वेरिएबल में सॉल्व होना है, एग्जाम में थोड़ी पता चलेगा। तो मान लो मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने सोचा कि एक नंबर x दूसरा नंबर y, मैं खुश हो गया और यहाँ भी रखा मैंने xy और यहाँ क्या बना xy इक्वल्स टू 182। बताओ ये लीनियर इक्वेशन है क्या, है लीनियर इक्वेशन? नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन में ax प्लस by प्लस c की फॉर्म आनी चाहिए थी, यानी x और y आपस में एडिशन की फॉर्म में होने चाहिए, मल्टीप्लीकेशन की नहीं। तो आपका दिमाग काम कर जाना चाहिए। अगर बाई चांस आपने मिस्टेक से x और y पुट कर भी दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसको सॉल्व, x और y दो अननोन टर्म है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए, लीनियर इक्वेशन, तब जाके सॉल्व होगा। यहाँ पे पहली तो लीनियर है, दूसरी इक्वेशन लीनियर नहीं है। समझ में आई बात? आई? हाँ सर आई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो सर एक ही वेरिएबल रखेंगे। अब फिर से सवाल, इनमें से बड़ा कौन है? आप कहते हो सर छोटे को ही रखना हमेशा x, मुझे भी नहीं पता कौन सा है, तो मैं एक को x रख लेता हूँ। तो देखो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा मतलब ये इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स, बन गया अपना काम। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट वन नंबर बी x, फिर लिख लेंगे गिवन सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू 27। तो ऐसे लिख लेता हूं मैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 27 लिख लूँ ना, ताकि हमको पता चल जाए, है ना। वैल्यू चढ़ा दो। सो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 27, ये इधर जाएगा माइनस में, माइनस एक्स। ठीक है, ऑल्सो प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट कितना बनेगा, देखो प्रोडक्ट इक्वल्स टू 27 फर्स्ट नंबर x मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर गिवन, लेकिन कितना है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये प्रोडक्ट किसके बराबर है 182 के। 182 के मतलब 27x माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 182 के। ट्रांसपोज कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। अब मैं डायरेक्ट बना लो, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। मैंने डायरेक्ट दो काम करे है ना। देखो मैं इसको इधर लाता तो ये क्या बनता माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बनता। मैंने माइनस से साथ में इंटू कर लिया तो माइनस 182 का प्लस 182 माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर और 27x जो प्लस का था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे समझ में? हाँ सर आ गया, बहुत बढ़िया। आगे स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाना और इसको सॉल्व कर लेना। अब 182 के दो फैक्टर आप ढूंढना आपका काम है, इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा, आराम से ढूंढना। बहुत टाइम पड़ा हुआ है, लॉकडाउन है, कुछ वैसे भी हो नहीं रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओहो क्वेश्चन नंबर 4 भी और ज़्यादा ज़बरदस्त। वाह वाह मज़ा आ गया इसको, है ना। देखते हैं, देखो हिंदी में तो कुछ बोल रहा है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसलेट। Find two consecutive positive integers. Find two consecutive positive integers, the sum of whose squares is 365. तो दो consecutive positive इंटीजर ऐसे होंगे और द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम कितना गिवन है ये बोल रहा है। इनके स्क्वायर्स का सम द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, देख लेना यार, एनसीईआरटी में हो सकता है क्योंकि मेरे पास हिंदी वाली बुक एक पढ़ी हुई है तो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लिटरली मीनिंग वही निकलेगा, है ना। फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब समझो जरा, पहले भी मैंने शायद किसी वीडियो में बताया कि पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे पहला नंबर 1 आया, फिर 2 आएगा, इसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 3 आएगा, फिर 4, सब में कितने का डिफरेंस होता है +1, है ना। कितना डिफरेंस होता है +1। यानी अगर पहला नंबर x होगा इस पेयर में से तो दूसरा कितना होना चाहिए +1, यानी x +1। तो बस हमारा काम तो इसी में बन जाता है ना। आई बात समझ में आई? तो बस अब कर लेते हैं। तो लिखते हैं, देखो लेट द फर्स्ट, डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, फर्स्ट क्या लिखना, लेट द पॉजिटिव consecutive integers are x, x + 1। तो बात ही खत्म हो गई, हमने बता दिया उसे कि हमें पता है कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है ना। सीधे लगाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला था द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, x का x स्क्वायर प्लस इसका x + 1 स्क्वायर, इसका सम कितना है, इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। यही है, हाँ यही है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको थोड़ा सा खोल लीजिए, a + b के होल स्क्वायर से a² प्लस b² यानी 1² 1² इज 1 प्लस 2x 2ab इक्वल्स टू 365। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। दिस विल बी 2x² प्लस 2x और ये इधर आएगा तो -364 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक चीज़ और सर आपने बताई थी, बहुत सारों को याद आई होगी कि अगर सब 2 से डिविजिबल है तो जो है उसे निकाल लो, तो निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी x² प्लस x माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे कहानी समझ में आ गई? अरे बता दो आई कि नहीं आई? आ गई सर, आ गई तो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, इसके स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाना। 182 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढना जिनको प्लस माइनस करके प्लस का 1 आ जाए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताते रहे आप। ठीक है ना, पार्ट लिखना कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, उनके आंसर आप मेंशन करते जाए। ठीक है, चलिए फिर ये भी होता है कंप्लीट, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 3 कम है हाइट, है ना। बेस से कितनी कम है, 3 कम है। ठीक, आगे बोल रहा है द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ, चलो हाइट को h लिख देते हैं और हाइपोटेन्यूस को hy लिख देते हैं, इज 13 सेंटीमीटर। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट,
बेस रिमेनिंग टू साइड मतलब बेस और हाइट हमको निकालनी है, ठीक है। ठीक, तो ये तो गिवन है भैया, इन दोनों में से किसी एक को एज्यूम करना है, किसको करेंगे? छोटा कौन है जल्दी बताओ यहाँ पे, छोटा कौन है? हाइट, हाइट ही छोटी है, क्योंकि हाइट में हाइट कैसे बन रही है? बेस में से 3 माइनस करके, मतलब बेस बड़ा है, तो इसको मैं x मान लेता हूं। तो बेस कितना हो जाएगा देखो, b इक्वल्स टू h+3, यानी बेस कितना हो जाएगा? x+3, ठीक है ना। अगर हाइट बेस से 3 छोटी है तो बेस हाइट से 3 बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। कहानी समझ में आई? अब क्या लगाएंगे इसमें? राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर 30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर x+3 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर x स्क्वायर, इसको खोल देंगे, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, बड़ी आसानी से आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ओरली बोल देता हूँ। इसको क्या लिखना है? लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज x, देन बेस विल बी x+3। समझ में आई बात? नेक्स्ट, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वैल्यूज रखना, इसे सॉल्व करिएगा आप और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, उसको फैक्टराइजेशन आप लगाना, स्प्लिट द मिडिल टर्म, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसको अपना आप कर लीजिएगा, बता मैं आपको दिया है और आराम से सॉल्व। चलिए अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी वैसा ही है, बिल्कुल इंडस्ट्री वाला, और यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका हूँ, तो मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आपको सीधे रफली बता दूंगा। कह रहे कि किसी इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ वेसल्स है ना, कुछ बर्तन बनते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे इट वाज ऑब्जर्व, किसी एक दिन में ऐसा देखा उन्होंने कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज इज इक्वल्स टू 3 more than twice the number of vessels produced on that day, है ना। समझ में आई कहानी? ठीक है, फिर बोल रहा है if the total cost of production on that day is 90 rupees, then find out then find out the number of vessels produced, और साथ में cost of production for one day, है ना। अब एक्चुअली में यहाँ पे हिंदी में नग लिखा हुआ है, प्रत्येक नग, अब नग मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है, आपको क्वेश्चन ही समझाता हूँ ना। ठीक है, रफली ले लेते हैं। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कॉस्ट ऑफ क्या था? प्रत्येक नग के लिए निर्माण लागत उस दिन के लिए निर्माण किए बर्तनों की संख्या से। हाँ, कॉस्ट ऑफ, अब नग लिखा हुआ उसमें मुझे नहीं पता नग क्या है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब वो पता नहीं आगे क्या चीज़ है, नग लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो भी होगा आप देख लेना, है ना। इक्वल्स टू 3 more than twice the number of vessels produced, जगह नहीं बच रही यार, इधर लिख लो यहाँ पे, इक्वल्स टू twice number of vessels produced on the particular day, 3 more than twice the number of vessels produced on particular day। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेसल्स प्रोड्यूस ऑन पर्टिकुलर डे को x मान लीजिए, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, 2x+3, है ना। और टोटल कॉस्ट कैसे बनती है मुझे बताओ, टोटल कॉस्ट जो उसने 90 रुपीज़ दी है वो कैसे बनती है, अभी हमने सीखा था, है ना। क्या सीखा था कि सर जितने हमने प्रोड्यूस करे, कितने प्रोड्यूस करे, x, उसको कितने से इंटू करना है, कॉस्ट ऑफ 1 वेसल से, है ना, इससे टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, 2x+3, मल्टीप्लाई कर देना, 2x² प्लस 3x, इसको इधर ले आना, -90 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता है ना, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से तो लेंगे फिर यहाँ फंस जाएंगे, 3/2, तो बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन आपके पास तैयार होगी, मैंने आपको बता दिया, लिखना क्या है आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये खत्म होता है 4.2, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3, बट उसमें हमको पहले नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि एक में हमारे पास सेम रूट आ गए थे ना, आई थिंक 1/4 ऐसा आए थे। तो नेचर ऑफ रूट का मतलब होता है वो सेम आने वाले हैं या डिफरेंट रूट आने वाले हैं, या फिर रूट रियल रूट आ ही नहीं सकता है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जिसको हम आगे सॉल्व नहीं करते। तो वही नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम उसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर किया करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो के आप तक आते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।